आज मैं उधम सिंह बैंसला यहाँ पर उपस्थित सभी मेरे प्यारे बहन और भाइयों और मेरे अध्यापकगण, आज तक यह बहुत चर्चा का विषय रहा है, खास तौर पर हम यूथ के बारे में, और समय समय पर हमें ये चर्चा में सुनाई देता है कि किसी भी देश का यूथ जो होता है वह हर एक असंभव चीज को संभव कर सकता है। मैं जब 2008 में पढ़ाई करता था तब मैंने कुछ सोचा था कुछ करने के लिए। जब मुझे एहसास हुआ कि उधम सिंह आप इस संसार में आए किस लिए हो, आपका जन्म किस मकसद से हुआ है, जब यह चीज मैंने जानी और मुझे पता चला कि वास्तव में मेरा मकसद क्या है, तब से मैंने इस चीज पर काम करना शुरू किया कि वाकई आपको एक दिन एक चेंज लाना है। आप एक चेंज लाओगे, आप एक ऐसे सृष्टि का निर्माण करोगे जहां पर सुख, शांति, अच्छे व्यवहार, अच्छा आचरण, हर किसी के हाथ में रोजगार, हर किसी के पास अपने सपने को साकार करने की आशा पूर्ण रूप से उन सभी के हाथों में होगी। जब मैंने ये सोचा तो जब मैंने 2 मुहिम स्टार्ट की तब मुझे ज्यादा ज्ञान नहीं था इस चीज के बारे में, लेकिन आप सभी को मैं आज बताना चाहता हूं कि उस छोटी सी उम्र में होकर भी मैंने 2 ऐसी योजनाएं चलाई, 2 ऐसी संस्थाएं बनाई जो कि नॉन इलीगल थी, कानूनी तौर पे सही नहीं थी, लेकिन मैंने उनको चलाया। जो पहली मेरी फाउंडेशन थी उसका नाम मैंने अपने नाम से रखा था UGFC, जिसका पूरा नाम था उधम गुर्जर फाउंडेशन फॉर चेंज। मैंने तभी ठान लिया था कि मुझे चेंज ही लाना है। लेकिन जब मैं इस चीज पर काम करने लगा तो मैं स्कूल टू स्कूल, हर क्लास टू क्लास और हर विलेज टू विलेज, अपने हरियाणा में, राजस्थान में और कुछ पार्ट ऑफ बिहार के, वहां पर मैंने इस काम को किया। मैंने हर जगह जा जाकर इस देश की जो सच्चाई है उसको जानने की कोशिश की, और जब जानने की कोशिश की तो मैं बड़ा अपने आप को गिल्टी महसूस किया। जब मेरी आंखों के सामने जब वह सच्चा दृश्य दिखाई दिया, कोई भी नेता हो या फिर कोई भी बड़ा आदमी हो, जब वह मीडिया पर आता है तो अपने आप को सही दिखाने के लिए 2 सच 4 झूठ बोलकर चला जाता है। लेकिन एक बहुत बड़ी व्यंग्य की बात है, बहुत बड़ी दुख की बात है कि कोई भी उस सच्ची हकीकत को दिखाने से कतराता है। ऐसा ही चीज मेरे सामने घटा था जब मैं बिहार के अररिया जिले में गया था। उस मुस्लिम वाले जिले, आबादी वाले जिले में जब मैं गया तब मेरे पास ना पैसा था ना कुछ था, अपनी क्लास को छोड़ गया, अपने घर को छोड़ गया, घर वालों को दुखी छोड़ेगा, ये भी नहीं सोचा था मेरे घर वालों पे क्या बीतेगी। लेकिन जब मैंने ये सोच लिया था, जिस दिन मैंने अपनी फाउंडेशन की नींव रखी थी फॉर चेंज के लिए, उसी दिन मैंने ये निश्चय कर लिया था, ये कसम खा ली थी, ये दृढ़ संकल्प लिया था कि उधम सिंह तुझे वाकई में चेंज लाना है। इसके लिए तुझे कुछ भी कुर्बान करना पड़े तुझे करना है। अपने आप को यदि तुझे मिटाना पड़े तो तुझे मिटाना होगा, क्योंकि तुझे चेंज इस दुनिया में लाना है। इस चीज को जब मैंने ठान लिया तो मैंने ना घर वालों को देखा, ना मैंने अपनी पढ़ाई के बारे में सोचा। मैं सीधा अपने घर वालों को छोड़कर के निकल पड़ा एक उस रास्ते पर जहां मेरे सपने को साकार होने की उम्मीद नजर आई। जब मैं वहां पहुंचा तो मुझे ट्रेन में हावड़ा एक्सप्रेस मैंने मथुरा स्टेशन से पकड़ी थी, विदाउट टिकट्स में उसमें सफर कर रहा था। तो उस सफर के दौरान मुझे 4 बच्चे थे जो बिहार के अररिया डिस्ट्रिक्ट के थे,
उनसे जब मैं मिला तो मैंने उनसे पूछा कि भाई आप लोग हैं कहाँ के? तो उन्होंने बताया कि भाई हम बिहार के अररिया डिस्ट्रिक्ट से संबंध रखते हैं और मुस्लिम धर्म को फॉलो करते हैं। मैंने उनसे मेरा इंटरेस्ट और भी बढ़ गया। मुझे इस चीज़ से फर्क नहीं पड़ता है कि कोई हिंदू है, सिख है, ईसाई है या फिर कोई मुस्लिम है। मुझे फर्क पड़ता है उस चीज़ से जो हम इंसानों को इंसानियत से दूर ले जाती है, मानवता के रास्ते को अपनाने से दूर ले जाती है। मुझे फर्क पड़ता है उस हर चीज से जो मेरे देश को आगे बढ़ने से रोकती है। मैंने जब काम शुरू किया तो मैंने जब उस डिस्ट्रिक्ट में गया तो मैंने उनसे कहा कि आप सभी लोग मुझे अपने गांव लेकर के जाए। जब मैं उनके गांव में गया तो मैंने उनके गांव के जब हालात देखे तो मेरे अंदर से मेरी आत्माओं की चीखने की आवाज, रोने की आवाज मेरे सामने दिखाई देने लगी। और जब मेरे सामने वो दृश्य घटने लगा तो मेरी आंखों से आंसू रसधार की तरह टपकने लगे। मैं बड़ा विचित्र दुनिया में पहुंच गया, ऐसा मेरे मन में ख्याल आने लगा। मेरा आध्यात्मिक मुझसे रोने लगा, मेरी आत्माएं मुझसे कोई सवाल करने लगी कि उधम सिंह वाकई ये तेरा देश है जिसमें तू रहता है? कि वाकई ये भारत है जहां जिसका संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है? क्या वाकई तू उस देश का नागरिक है? क्या तूने उस भूमि पर जन्म लिया है जो देवभूमि कहलाती है, जहां पर भगवानों ने अवतार लिया? बड़ा रोना आया इस चीज को, बड़ा रोना आया मुझे। रोना इसलिए आया कि वो दृश्य ही कुछ ऐसा था जो मेरी आंखों के सामने घटा। मैंने वहां पर जब उनसे गांव वालों से उनके घरों को देखा, हमारे देश को 1947 में आजादी मिल चुकी थी। 1947 में जब आजादी मिल चुकी थी और 26 जनवरी को हमारा गणतंत्र देश जब बन चुका था, तब मैंने ये चीज सोची कि तब से लेकर के आज तक, ये 2009 की बात है, 2009 तक उस देश में लाइट तक नहीं है, उस गांव में लाइट तक नहीं है। ऐसा कैसा मेरा देश विकास कर रहा है? बड़ी विचित्र बात है, सोचने वाली बात है। हमारे देश में सब कुछ है, पैसा है, सब कुछ है, अच्छे अच्छे नेता हैं, अच्छे अच्छे सब चीज है, राजनीतिक पार्टियां हैं जो एक दूसरे पर ताना तो कसती है, 100 कस्में खाती हैं, 100 वादे करती हैं कि हम किसानों को उठाएंगे, हम जवानों को सशक्त बनाएंगे, हम इस देश को श्रेष्ठ बनाएंगे, हम इस देश को विश्व गुरु बनाएंगे। मैं उनसे सवाल करना चाहता हूं, इस देश के किसान, जवान और यूथ को गिरा करके आप कौन सा देश का, कौन से इस विश्व का विश्व गुरु बनाना चाहते हो? इस देश को किस सिद्धांत से विश्व गुरु बनाना चाहते हो? इस देश को सवाल है मेरा इन लोगों से। आज बहुत चुप रह लिया मैं, 7 साल तक कुछ झेले हैं मैंने सैक्रिफाइस किया है इस देश के यूथ के लिए, मैंने सैक्रिफाइस किया है इस देश के जवान के लिए। एक जवान का जीवन मैंने जिया है, एक किसान का जीवन मैंने जिया है। मैंने लोगों को देखा है मरते हुए भूख से, मैंने लोगों को तड़पते हुए देखा है एक रोटी के टुकड़े के लिए। बड़ी विचित्र बात है ये। उस गांव में ऐसा दृश्य मेरे सामने घटा कि घर में सुबह यदि कोई रोजगार मिल गया, शाम तक तो आज घर में बच्चे आस करे हुए बैठे रहते हैं कि यदि पापा को कोई काम मिल गया होगा तो शायद आज हमारा पेट भर जाएगा। यदि काम नहीं मिल सकता है तो उस गांव में तो वो बच्चा भूखे मरते हैं, भूखे सो जाते हैं, 2-2 3 दिन तक चावल तक नसीब नहीं होता है। जबकि बिहार को यह कहा जाता है कि बिहार चावल से जीता है। कोई यह नहीं सोचता है कि वो चावल से क्यों जीता है। सवाल है आप लोगों से, जितने भी लोग आज यहां पर उपस्थित हैं, ऐसा क्या है? हम आए हैं इस दुनिया में क्या अपने सपने पूरे करने के लिए? क्या उन लोगों के कोई सपने नहीं है? सपने में सपने नहीं होते जो अपने लिए जिए जाते, सपने में सपने होते हैं जो हर किसी के लिए जिए जाते हैं, और उनको साकार करने के लिए जो आप मदद कर सकते हो वह सपने साकार किए जाते हैं। तब एक यहां पर खुशी मिलती है, तब आपकी आत्मा उस पीड़ित परमात्मा से मिलन करती है, तब वो परमात्मा धन्य होकर कहता है कि हाँ वाकई में मैंने एक इंसान पैदा किया है। मैं वो चीज लाना चाहता हूं। कोई भी डिपार्टमेंट उठा लीजिए इस देश का, 65% मोदी जी कहते हैं हमारे 65% हमारा यूथ है। बड़े बड़े नेता कहते हैं, राहुल जी कहते हैं, कांग्रेस पार्टी हो या बीजेपी पार्टी हो। मेरा तो मानना ये है भाई साहब, आप सभी लोगों से जितने भी उपस्थित हैं, जब तक ये पॉलिटिकल पार्टियां इस देश में है ना, इस देश का भविष्य तो क्या वर्तमान भी सही नहीं चल सकता। आए दिन लोग परेशान रहते हैं, वादे कर देते हैं, छोटी छोटी योजनाएं लाकर लोगों को खुश कर देते हैं। इलेक्शन का जब टाइम आता है
झूठे बहाने कर देते। अरे ठीक है, बहाने कर रहे हो तो कम से कम ऐसे तो कर दो जिनको आप साकार कर सको, वादे तो कम से कम ऐसे कर दो जिनको आप साकार कर सको। अरे लोग वादे तो मैं भी कर सकता हूँ हर किसी से, मेरा करने में क्या जाता है। अरे वाकई में करके दिखाओ तो मैं मानूं कि वाकई तुमने कुछ कर दिखाया है। सवाल है मेरा आज मोदी से, मोदी जी आप 65% यूथ लेकर जा रहे हो, पूरी दुनिया में डंका पिटवाते हो इस चीज का कि मैं वो देश में वो नागरिक हूं जिसके पीछे 120 करोड़ भुजाएं हैं, 120 करोड़ भुजाएं हैं। अजी पूछना चाहता हूं सर, 120 करोड़ लोगों की जो भुजाएं आपके साथ है, क्या वो सारी की सारी सशक्त हैं? क्या उनमें इतनी हिम्मत और भुजाओं में कि वे उठाकर कोई काम कर सके? क्या वो सक्षम है वो भुजाएं कि अपने लिए अन्न का प्रबंध कर सकें? सर आधी से ज्यादा है तो भुजाएं उसमें रोटी पाने के लिए, भीख मांगने के लिए फैलाई जाती है इस देश में। ये मेरा देश का सच है जो मैं आपसे सामने रख रहा हूं। शायद डेली ये उम्मीद रहती है उन लोगों को, एक भिखारी जब भीख मांगता है वह हर किसी के सामने हाथ फैलाता है, बड़ा गर्व महसूस होता है मुझे उसके विश्वास पर, उसके दृढ़ संकल्प पर। उस भिखारी का दृढ़ निश्चय और उसका विश्वास तो देखिए, उसे उसकी आशा तो देखिए, उसे उसके मन में हमेशा यह बात रहती है कि कोई ना कोई तो एक ऐसा आएगा जो मुझे कुछ ना कुछ दे करके जाएगा। वही आस मेरी पृथ्वी माता, वही आस मेरी भारत माता मुझसे लगाकर बैठी है। मुझसे क्या, मेरे जैसे हर यूथ से लगा करके बैठी है कि मेरे कोई तो एक ऐसा बेटा पैदा होगा इस धरती से, कोई तो ऐसा यूथ पैदा होगा इस धरती से जो वाकई में मुझे ये कहलाएगा कि हाँ मैंने कपूत पैदा किए हैं, मैंने सपूत पैदा किए हैं, मैंने कपूत पैदा नहीं किए। तब शायद मेरी भारत माता खुश है। कहने से कुछ नहीं होता, कुछ कर दिखाने से कुछ होता है। यदि कुछ कहने से कुछ होता तो आज मैं भी बहुत कुछ कर चुका होता। क्यों जरूरत पड़ी आज मुझे आप सभी के सामने रूबरू होने की? क्योंकि मेरे अंदर जो मेरी आत्मा है उसने मुझे झंझोर कर रख दिया। वो मुझे जीने नहीं देती, मुझे सोने नहीं देती है, हर पल मेरे को मरने के लिए तैयार करती है, हर पल मेरे को दुख देती है और मैं वो दुख लेकर के जीना नहीं चाहता। डेली मुझे गालियां मिलती है मेरी आत्मा से, मुझे अपने आप पर कि उधम सिंह तू वो उधम सिंह है क्या जो तू अपने लिए पैदा हुआ है? नहीं, मैं वो उधम सिंह हूं जो इस सृष्टि के लिए पैदा हुआ, इस यूथ के लिए पैदा हुआ, इस यूथ की आवाज बनकर के पैदा हुआ। आज आप लोग सब सुन रहे हैं मुझे, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो मुझे गालियां भी देंगे, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो मेरे पीठ पीछे मेरी बातें भी करेंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे इनमें से जो मेरे साथ खड़े होंगे। मुझे फर्क इस बात से नहीं पड़ता है कि मेरे साथ कितने खड़े, मुझे फर्क इस बात से पड़ता है कि मेरे खिलाफ कितने खड़े हैं। जो मेरे खिलाफ खड़े हैं उनसे मैं एक बात कहना चाहता हूं कि उधम सिंह हमेशा जो खिलाफ खड़े हुए होते हैं उनको अपनी ताकत बना करके चलता है, जो साथ खड़े हुए होते हैं उनको अपना साथ लेकर के चलता है। इसलिए मैं आज आप सभी से यहां पे रूबरू हुआ। 7 साल लगा दिए मैंने अपने आप को रूबरू होने में आप लोगों से, और आज मैं चाहता हूं कि बहुत 7 साल बहुत लगा दिए मैंने। मुझे अपने आप पर इस बात से बहुत बड़ा दुख होता है, दुख महसूस होता है मुझे कि उधम से तूने इतना टाइम क्यों ले लिया? बहुत समय पहले तुझे काम करना था। लेकिन मैं ये कहता हूं, एक कहावत है, जब आंख खुली तभी सवेरा, जब नींद टूटी तभी उजाला। ठीक है मैं 7 साल लगा दिए मैंने, लेकिन अब आप लोगों से कहता हूं कि आप लोग भी उठो, आप लोग अपनी नींदें आंखें खोलो, नींद को छोड़ो, एक नए सवेरे के लिए चलो, एक नए सवेरे का स्वीकार करो, एक नया सूरज आपके सामने उभरकर बाहर आने वाला है, उसका स्वागत करो। एक नई उम्मीद लेकर के आ रहा है, एक नया प्रकाश है उसके प्रांगण में, एक शक्ति है उसके अंदर, एक तेज है उसके अंदर जो बुराई का अंत कर सकता है, जो अच्छाई का अस्तित्व जिंदा रख सकता है। गुजारिश करता हूं मैं आप सभी लोगों से, मेरा किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई संबंध नहीं है, नहीं मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को ब्लेम करता हूं, क्योंकि वो ब्लेम के हकदार नहीं है। असली हकदार हम लोग हैं, हमने ही उनको वहां बनाया था, हमने ही उनको चुना, हमने ही उनको वहां बैठाया, हमने ही उनको ऐसा बनाया था।
क्योंकि हमारी सोच ही कुछ ऐसी होगी। कोई सोचता ही नहीं है आज, सिर्फ ये सोचते हैं मेरे पास लग्जरी कार्स हो, एक लग्जरी हाउस हो, लग्जरी फैसिलिटीज हो, 2-4 नौकर हो, घर में 2-4 नौकर हो, अच्छी तनख्वाह हो, मेरी फैमिली मेरे परिवार सुख में रहे, बस यही सोचते हैं। अरे तुमसे अच्छा तो एक मकड़ी सोच लेती है जो एक जाल अपने लिए बनाती है, इस आस में कि इस जाल में कोई ना कोई तो आकर फंसेगा ऐसा जीव जिससे मेरी भूख शांत होगी। अब तुम तो अपनी भूख के लिए भी अपने नींद सुख चैन सब छोड़ देते हो। ये भूल जाते हो कि हम सैक्रिफाइस क्या करते हैं। याद ही नहीं रहता तुम्हें तुम्हारा सैक्रिफाइस नहीं करना। आप लोग अपना असली मकसद ही भूल चुके हो कि आप इस सृष्टि में आए किस लिए हो, इस धरती पर पैदा ही किस लिए हुए हो। उस मकड़ी की तरह जो एक सपना लेकर के पैदा होती है, एक सपना लेकर के जाल बनाती है कि मैं इस जाल में कोई फंसेगा उसे मैं खा लूंगी, और फिर एक दिन ऐसे उसका डेली ये प्रक्रिया चलती रहती है और एक दिन मर जाती है उसी में फंस करके। बहुत कोशिश करती है उस जाल से निकलने के लिए, लेकिन वो बाहर निकल नहीं पाती है। क्यों? क्योंकि उसे यह पता नहीं रहता है कि वह जब अपने सपनों को पूरा करने के लिए जब वो मेहनत कर रही थी, उसे यह नहीं पता था कि इससे बाहर निकलने का रास्ता क्या है, और फिर उसमें ही उलझकर वो रह जाती है। उसी प्रकार से तुम लोगों का जीवन हो चुका है, उसी प्रकार से तुम जिंदगी जी रहे हो उस मकड़ी की भांति। इस संसार में आ तो गए हो, सपने अपने बना लिए, अपने घर वालों का सपने बना लिए, और उन सपनों को पूरा करते 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 अपने सपनों को साकार भी कर लिया तुम लोगों ने। आप सभी ने आप साकार सक्सेस भी हो गए। जब आपने अपने सपनों को सक्सेस दिला दी, आपको सक्सेस मिल ही चुकी है, लेकिन आपको एक चीज याद दिलाना चाहता हूं। जब मकड़ी को सक्सेस मिलती है, जब उसका पेट भर जाता है और उस सक्सेस के बाद वो उसी में उलझ कर मर जाती है। क्यों? क्योंकि उसको रास्ता नहीं पता है वापसी जाने का। एक दिन आपका भी यही होता है। 100 टेंशनों में, 100 बीमारियों में, 100 उधर की सोचना, 2 उनकी कहना, इसी में आपकी जिंदगी सिमट कर रह जाती है। एक आस लेकर के आया हूं आज मैं आप सभी के सामने कि शायद कोई तो होगा इनमें से जो आप लोग सब सुन रहे हो, कोई तो काश एक ऐसा होगा जो ये कहेगा कि उस नए सवेरे की तेज को मैंने महसूस कर लिया है, उसका तेज इतना तेजपूर्ण है कि वाकई वो बुराई का अंत करे। मैं इस दुनिया को दिखा देना चाहता हूं कि वाकई में युद्ध क्या होता है। मैं वाकई ये सिद्ध कर देना चाहता हूं कि युद्ध चाहता क्या है। कहने से कुछ नहीं होता है, युद्ध को उठना होगा। मैं आवाज बनना चाहता हूं युद्ध की, तो युद्ध को मेरे साथ चलना होगा। आपको अपने आप से यह वादा करना होगा कि हां, यदि वह सूरज बनने के लिए तैयार है तो हम उसको प्रकाश बनना चाहते हैं। वो रास्ता बनाना जानता है तो उस पर चलना चाहते हैं। राह दिखाने वाला मैं हूं, तो राही आपको बनना है। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता हूं, साथ आपको मेरा देना है। यह चीज मैं आपसे आज मांगता हूं, सभी से मांगता हूं कि चाहे तो पंजाब का हो या फिर किसी भी हरियाणा या किसी भी राज्य का हो, कहीं से भी संबंध रखता हो वह बंदा, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, यूथ हमेशा यूथ होता है, जिसकी एक ही पहचान होती है, यूथ। यूथ का कोई धर्म नहीं होता है। यूथ की सिर्फ पहचान उसके कारवां से होती है, उसके चलने से होती है, उसकी शक्ति से होती है, उसके असली प्राण से होती है। यदि मुझे सक्सेस चाहिए होती, वो भी बहुत जल्दी, तो मैं भी अपने फाउंडेशन के 1-2 लाख बच्चों को दिखा देता और मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी में आज तक प्रवेश कर चुका होता और आज शायद किसी एमएलए या एमपी का इलेक्शन लड़ रहा होता और शायद मैं जीत भी जाता। क्यों? क्योंकि मेरे पास वो आवाज है जिससे मैं हर किसी को अपना कर सकता हूं। अरे दुश्मन को भी मैं अपना बनाना जानता हूं।
क्यों? क्योंकि मैं कुछ करना जानता हूं, कुछ करना चाहता हूं। लेकिन मैंने उस चीज को नहीं चुना। मैंने विश्वास था मुझे, ये विश्वास था मुझे, पूर्ण रूप से विश्वास था, ये मुझे आशा थी कि एक दिन जब मैं खड़ा होऊंगा तो यूथ मेरे साथ आएगा और वाकई में एक नेकी रास्ते पर उसको लेकर के जाऊंगा और उसे कामयाबी भी दिलाऊंगा। यह चीज मैं चाहता था, इसलिए आज मैं आप सबके सामने रूबरू हुआ हूं। यदि मैं 7 साल पहले वो आशा रख सकता हूं मन में कि वाकई में एक अच्छा एक रास्ते पर लेकर के जाऊंगा यूथ को, तो आप मुझसे वादा करो कि आप भी मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो जाओ। वाकई में आपको मैं एक नई दिशा में लेकर के जाऊंगा, एक ऐसा इतिहास रचना चाहता हूं आप लोगों के माध्यम से, आप लोगों की मदद से, कि जिसका कभी भी अंत ना हो। जो 1000 करोड़ साल पहले ये डाटा प्लान तैयार कर सकता है, जो व्यक्ति, एक ऐसा मास्टर माइंड वाला व्यक्ति तैयार कर सकता है डाटा कि मेरे बनाए हुए नियम को ये सृष्टि करोड़ों साल तक फॉलो करेगी। और वो नियम क्या था? जातिकरण, धर्म के ऊपर लोगों को बांटना। अरे जिस बनाने वाले ने हमें बांटना नहीं चाहा तो उसने हमें बांट कर दिखा दिया। हम मैं चाहता हूं समय को भूल जाओ, एक ऐसा नया सवेरा लाते हैं जहां पे इन सब चीजों से बढ़कर एक नया धर्म बनाते हैं, इंसानियत का, जहां पे हर एक व्यक्ति को अपनी पहचान मिलेगी कि हाँ वो गर्व से कह सके कि हाँ मैं उस भगवान का बनाया हुआ एक इंसान हूं, मैं उस अल्लाह मौला का बनाया हुआ एक फकीर हूं। वाकई में पंजाब के लोगों को उठा करके देख लीजिए, हर किसी यूथ के अंदर वह शक्ति है, हर किसी यूथ के अंदर वह ताकत है। आप उस कौम से संबंध रखते हो जो कौम एक व्यक्ति 100 व्यक्तियों से लड़ सकता है, 100 बुराइयों का सामना कर सकता है। और मुझे बड़ा दुख होता है इस बात को जान करके कि वही यूथ, उसी पृथ्वी का यूथ, उस कौम का यूथ आज खोखला होता जा रहा है, नशा कर रहा है। ये एक डर्टी पॉलिटिक्स गेम खेला जा रहा है आप लोगों के साथ, पॉलिटिकल पार्टियों के द्वारा यूथ को कमजोर करा जा रहा है, खोखला करा जा रहा है नशे से, SC, ST, OBC के आरक्षण से। जो 99% लाता है उसे नौकरी नहीं मिल पाती है, और जो 60 या 40% पासिंग मार्क्स लाता है उसे वो नौकरी मिल जाती है। ये कैसा न्याय है? एक बड़ी विचित्र बात आप सबके सामने रखना चाहता हूं मैं, एक दृश्य है जो शायद आप लोगों की सोच को बदल के रख देगा। कभी हम सब किसी से भी पूछ कर देखना, एक जनरल सा क्वेश्चन है, किसी से पूछ करके देखना कि भाई पुलिस रिश्वत क्यों लेती है, तो शायद आप सभी लोग जितने भी यहाँ पे उपस्थित हैं, आप सभी से एक दो तो ये हर कोई ये कहेगा कि यार पुलिस बड़ी गंदी है, वो तो रिश्वत लेती है, उनकी सोच बड़ी गंदी है। पर कोई ये जानने की कोशिश नहीं करता है कि वह पुलिस वाला रिश्वत ले क्यों रहा है, कोई जानने की कोशिश नहीं करता। वो रिश्वत इसलिए ले रहा है क्योंकि उसकी बेसिक नीड्स पूरी नहीं हो पा रही। अरे जो व्यक्ति हमारी रक्षा करता है 24 आवर्स 7 डेज एंड 12 मंथ्स तक कंटिन्यू अपनी ड्यूटी करता है, कोई त्योहार, कोई पर्व उसे मनाने की छुट्टी भी नहीं मिलती है, उस पर आप इतना बड़ा दाग लगाते हो कि वह रिश्वतखोर है। अरे जरा यह तो सोच लो उसके दामन पर दाग लगाने से पहले कि वह रिश्वतखोर बना कैसे। उस जवान के बारे में कुछ तो सोचो जो बॉर्डर पर तैनात है। अरे इसको रिश्वतखोर बनाया हमने, और वो बने मजबूरी में, क्योंकि सरकार उनकी नीड्स को पूरा नहीं कर पाती है। एक पुलिस वाले से अच्छा तो एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट का जो क्लर्क होता है वो उससे अच्छा होता है, घर बैठे बैठे 35,000 रुपया तक की सैलरी ले लेता है, और जो एक पुलिस वाला हो तो 20-22 हजार रुपए में मर जाता है। उसे अपने परिवार को भी संभालना है, अपनी बहनों की शादी भी करनी है, बच्चों को भी पढ़ाना है, फैमिली को सशक्त बनाना है, देश के विकास में उसे भागीदारी निभानी पड़ती है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो हमारी सरकार का देखो, जो हमारी रक्षा करते हैं, चाहे वो
पुलिस का बंदा हो, 20-22 हजार रुपए की सैलरी पर भी उसे इनकम टैक्स देना पड़ता है। ये एक सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। और जो एक एमएलए एक एमपी जो होता है, जो 80,000 1,10,000 तक की सैलरी पर मंथ लेता है, उसकी सैलरी पर नो इनकम टैक्स होता है, टैक्स फ्री सैलरी होती है। व्हाई? क्या वो हमारी रक्षा करते हैं? नहीं। और सबसे बड़ी बात तो यहां पे महसूस की जाती है कि जो किसान, जो जवान, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, सूखा हो, तूफान हो, आंधी हो, कीड़े मकोड़े खा जाए, जहर चढ़ जाए शरीर पर, कुछ भी हो जाए, हर सिचुएशन में हमेशा ये आस नहीं छोड़ते हैं कि हमें देश की रक्षा करनी है, हमें देश का पेट भरना है, और वो फिर भी करते हैं आप लोगों के लिए। दिन रात मेहनत करके आपको अन्न उगा करके देते हैं और दिन रात मेहनत करके आपकी रक्षा करते हैं, जिस कारण आप जी पाते हो, सर्वाइव कर पाते हो। और आप बात करते हो नेता एमएलए एमपीओ की, वहां मेरे नेता, वहां मेरे एमपी। 5 करोड़ का कोटा हर साल इस एमपी को दिया जाता है, जिसमें से मुश्किल से 1 करोड़ भी विकास के काम में नहीं आता है, सब आपस में बांट दिया जाता है। क्यों? क्योंकि सिस्टम ही पूरा खोखला हो चुका है। चाहे कोई रूलिंग पार्टी हो या फिर कोई अपोजिशन पार्टी हो, रूलिंग पार्टी जब रूलिंग में आ जाती है तो वह नए जो वादे किए हैं उन पर काम करने के लिए हजारों वादे करते हैं, पहले कुछ कामों को पूरा कर पाते हैं। जो रूलिंग पार्टी होती है वह जब वो अपोजिशन में थी, जिस टाइम वो अपोजिशन में बैठी थी, तो वह उस रूलिंग पार्टी पर ताने कसती थी। लेकिन जब वह अपोजिशन की पार्टी रूलिंग में पार्टी में आ जाती है, तब वो जो रूलिंग पार्टी के बंदे थे फिर वो उस पार्टी पर सवाल उठाते हैं। ऐसे करते करते जनता के साथ गेम खेलते हैं और जनता हमारी इस गेम का शिकार है। इन चीजों की आदत हो चुकी है हमारे देश के यूथ को, हमारे देश के किसान को, हमारे देश की हर एक नारी को, हमारे हर एक देश के लड़के को, नौजवान को, जवान को ये आदत हो गई है सहने की। अपने आप को बदलने की कोशिश करो, एक नई सोच को पैदा करो। आशा करता हूं आप लोगों से। सुनाने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन संक्षेप में बस यही कहना चाहता हूं, यह संदेश देना चाहता हूं कि अभी तो मैं शुरुआत कर रहा हूं, लेकिन जिस दिन खुलकर आऊंगा उस दिन इन सभी चीजों का अस्तित्व मिटा दूंगा, उखाड़ के फेंक दूंगा, एक नया सिस्टम ला करके खड़ा कर दूंगा। उस चीज का कभी भी विकास नहीं हो सकता है जिस चीज के लिए बैलेंस ना बनाया जाए। बैलेंस हमेशा इस पृथ्वी का इंसान जो बैलेंस करता है, एक मेल और एक फीमेल, दोनों जब बैलेंस होते हैं तब एक देश प्रगति करता है, तब एक देश नई दिशा में जाता है। यहां पे तो ऐसा कुछ है ही नहीं। 65 मेल है तो 2% फीमेल है, ऐसा हमारी रूलिंग पार्टी आज करती है, पर ऐसा मैं करना नहीं चाहता। 2019 का टारगेट रखना चाहता हूं मैं आप सभी के सामने। 2019 में वो तख्ता पलट करना चाहता हूं, उखाड़ देना चाहता हूं हर उनकी दीवारों को जो उन्होंने बेईमानी से बनाई है। वो हर चीज मिटा देना चाहता हूं जो आपको भविष्य अंधकार में लेकर के जाती है। वो हर चीज मिटा देना चाहता हूं जो एक जवान को आगे बढ़ने से रोकती है, एक यूथ को आगे बढ़ने से रोकती है। मैं वो एक दीवार उखाड़ देना चाहता हूं। मैं उनकी ईंट से ईंट का जवाब देना चाहता हूं, एक नव निर्माण करना चाहता हूं। दोनों को, चाहे महिला हो या पुरुष हो, दोनों को बराबर लेकर चलना चाहता हूं, दोनों को एक साथ बढ़ाना चाहता हूं। एक ऐसी नई सरकार लाना चाहता हूं जो वाकई में तुम्हारे लिए एक तेज बन करके आए, जो वाकई में प्रकाश हो, जिसमें प्रकाशवान हो, जिसकी रोशनी में तेज हो, जो हर अंधकार को मिटा सकती है। मेरा आप सभी से आज रूबरू होने का यही मकसद था कि आप मेरे बारे में थोड़ा सा जान सके और इस चीज को आगे तक फॉरवर्ड कर सके, फैला सके, ताकि 2019 बहुत नजदीक आ चुकी है, ताकि 2019 तक हम एक ऐसी क्रांति ला सके जिस पर हर देश का नागरिक
स्वीकार करने के लिए मजबूर हो जाए कि हाँ वाकई हमें इन्हें चुनना है। मैं इसलिए आज आप सभी के सामने आया हूं। डोर टू डोर जाऊंगा, घर से घर तक जाऊंगा, हर किसी के कॉलेज से कॉलेज तक जाऊंगा, यूथ को ढूंढ ढूंढ कर निकाल के लाऊंगा। ये मेरा दृढ़ संकल्प है और ये दृढ़ संकल्प मैं आपसे चाहता हूं कि मेरा साथ दो, मेरे साथ चलो। वाकई में एक नई जिंदगी तुम्हें दूंगा, वाकई में आपका भविष्य सवार दूंगा। आप सब लोग यहां पर उपस्थित हुए, मुझे सुना और बड़ी उम्मीद जागी आज मुझे आप सभी को यहां देख करके। सभी ने मुझे बहुत ध्यान से सुना है। एक खुशी महसूस हो रही है कि वाकई में जितने भी यहां पे उपस्थित हैं सभी बदलाव चाहते हैं, एक बदलाव को स्वीकार करना चाहते हैं। और मैं यही उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस चीज को आगे तक फैलाएंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि बहुत जल्दी मीडिया तक भी कांटेक्ट करेंगे, सोशल नेटवर्क पे भी छाएंगे। आप सभी लोगों का मैं बहुत बहुत दिल से नहीं, अपनी आत्मा से, अपने रूह से आभार प्रकट करता हूं, तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं